हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम नंबर 1 से लेकर थीम नंबर 3 तक करवाई जाएगी और आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है थीम नंबर 1, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। तो सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। वर्ड मार्केटिंग आया कहाँ से? ये वर्ड आया है मार्केट से, और मार्केट को एज अ नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटिंग लेकिन असल में है क्या चीज़? नॉर्मली लोग मार्केटिंग को या तो एडवर्टाइजिंग समझते हैं या सेल्स समझते हैं। ये दोनों भी मार्केटिंग का एक हिस्सा है, लेकिन मार्केटिंग में इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मार्केटिंग असल में एक प्रोसेस है जिसके जरिए कंपनी जो है वो क्रिएट करती है वैल्यू अपने कस्टमर्स के लिए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती है कस्टमर के साथ। मार्केटिंग के अंदर वन टाइम सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार किसी भी तरह चीज़ बेच दी जाए कस्टमर को। मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग में कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है और बदले में जो है वो कंपनी जो है वो उसको वैल्यू मिलती है। मार्केटिंग असल में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है और साथ में कंपनी जो है वो प्रॉफिट भी अर्न करती है। ये है असल में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आगे चल के क्लियर हो जाएगा। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट आएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ दी नीड। अब नीड है क्या? नीड का मतलब होता है स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन। एक ऐसी हालत जहाँ पे स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन हो, किसी भी चीज़ की कमी होती है तो ही इंसान को ज़रूरत होती है। जैसे एक शख्स को भूख लगी है तो उसको खाने की ज़रूरत है, तो ऐसी सिचुएशन को नीड कहा जाएगा, ऐसी स्टेट को। उसके बाद है फिर वांट। वांट क्या है? वांट नीड के मुकाबले में थोड़ी कम ज़रूरत की चीज़ को कहते हैं। वांट से मुराद ऐसी ह्यूमन नीड जो कि जिसके ऊपर कल्चर का या फिर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का असर पड़ा हो। और वांट जो है किसी भी खास चीज़ के बारे में होती है। फॉर एग्जांपल, अब भूख लगी एक शख्स को, लेकिन एक शख्स जो है वो बर्गर खाना चाहता है, तो ये उसकी वांट हो गई, वो खास चीज़ के बारे में। दूसरा शख्स जो है वो खाना चाहता है रोटी, तीसरा शख्स जो है वो चावल खाना चाहता है। तो तमाम वांट्स हैं, क्योंकि हर किसी की वांट अलग है। नीड सबकी एक है लेकिन वांट सबकी अलग है। तो ये एक फ़र्क होता है कि सेम नीड होगी लोगों की, लेकिन वांट्स लोगों की डिफरेंट होंगी, क्योंकि वो उनकी जो भी कल्चर है या उनकी पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए डिफरेंट चीज़ों से पूरा करना चाहेंगे अपनी नीड को। उसको वांट कहा जाएगा। और फिर वांट से आगे एक और स्टेप अगर हम देखें तो वो फिर डिमांड है। डिमांड ये है कि जो ह्यूमन वांट है उसको पूरा करने के लिए पैसा भी मौजूद है, बैक्ड बाय बाइंग पावर। इनके पैसा भी मौजूद है उस वांट को पूरा करने के लिए, तब वो जो है डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक शख्स अगर बर्गर खाना चाह रहा है, उसके पास बर्गर खाने के पैसे भी हैं, तो वो उसकी फिर डिमांड हो जाएगी। नाउ दी एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। एक ऐसा अमल जिसके जरिए डिजायर ऑब्जेक्ट को हासिल किया जाता है और बदले में कोई चीज़, दूसरी चीज़ भी रिटर्न की जाती है। जैसे कि आप जो है वो अंडे खरीदते हैं अगर किसी दुकान से, तो जाहिर बात है आप एक तरफ अंडे लेते हैं उससे और बदले में उसको जो है वो पैसे देते हैं शॉपकीपर को। उसके बाद है फिर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर गुड्स, सर्विस या पैसा जो है वो पास करता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। उसके बाद है फिर मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग क्या है? मार्केट ऑफरिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का, सर्विस का, इंफॉर्मेशन का या एक्सपीरियंस का, जो कि ऑफर किया जाता है मार्केट को ताकि सेटिस्फाई किया जा सके कंज्यूमर की नीड या वांट को। नीड वांट क्या है ये ऊपर आ चुका है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसको आप दोबारा से सुन सकते हैं। नाउ दी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है टूल्स का, 4 पीस का, प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्लेस का और प्रमोशन का। तो इन चारों टूल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मार्केटिंग मिक्स है, जो कि मार्केटर यूज करते हैं ताकि डिलीवर कर सके वैल्यू कस्टमर्स को। नाउ दी नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड का मतलब होता है कि जब एक प्रोडक्ट जो है वो उसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो डिसलाइक करती है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर उसकी टारगेट ऑडियंस डिसलाइक कर रही है तो वो नेगेटिव डिमांड होगी। नाउ दी नो डिमांड। नो डिमांड का मतलब ये है कि जाहिर बात है कोई भी डिमांड नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनकी कोई डिमांड नहीं होती, कस्टमर जो है वो बाय नहीं कर रहे होते उस प्रोडक्ट को। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब बिजनेस जो है वो स्टार्टअप फेज में होता है, लोग अवेयर नहीं होते प्रोडक्ट के बारे में, तो जाहिर बात है वो डिमांड भी नहीं करते हैं। उसके बाद फिर लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड का मतलब होता है कि ऐसी डिमांड जो कि पूरी नहीं हो सकती, जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनसे पूरी नहीं हो सकती, वो जो है लेटेंट डिमांड होती है। और ऐसा इसलिए भी होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट के बारे में, जो उसकी सुइटेबल प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस है उसके बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी होता है ऐसा।
नाउ डिक्लाइनिंग डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ऐसे से इस केस के अंदर जो है वो रीमार्केटिंग को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर फुल डिमांड या फिर रेगुलर डिमांड, ये तब होती है जब प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बराबर होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी के। फिर है इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिमांड होती है जो कि कंसिस्टेंट नहीं होती, फ़र्क आता रहता है, वक्त के साथ उसमें फ़र्क आता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। ये डिमांड जो है वो सीजनल प्रोडक्ट के बारे में होती है। जो सीजनल प्रोडक्ट जितनी भी होती हैं उनमें होती है, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, स्वेटर हो गया, बर्फ़ हो गई। तो ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं इनकी इर्रेगुलर डिमांड होती है। इनकी डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, सीज़न वाइज जो है वो कभी सीज़न होगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, सीज़न नहीं होगा तो डिमांड बहुत कम होगी या नहीं होगी। उसके बाद बात आ जाती है ओवरवेलमिंग डिमांड। ओवरवेलमिंग डिमांड एक ऐसी डिमांड होती है जब प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी से, प्रोडक्शन कैपेसिटी से ही ज़्यादा हो जाती है, तो वो कहलाती है ओवरवेलमिंग डिमांड। नाउ दी अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड सम्राट अनहेल्थी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, जैसे कि नारकोटिक्स है, ड्रग्स है, सिगरेट्स है। सो इसको जो है वो अनहोलसम डिमांड कहा जाता है। कंज्यूमर अफोर्ड तो कर सकता है, जाहिर बात है, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स को, लेकिन जाहिर बात है ये प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को ही नुकसान देगी, और हो सकता है कि नुकसान उस वक्त ना भी दे लेकिन बाद में दे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती है नुकसानदेह जो उस वक्त नुकसान नहीं दे रही होती लेकिन बाद में नुकसान देती हैं। नाउ दी मार्केटिंग फिलोसफीज। मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए। आज जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता था। डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बाद जाके आज जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो किया जा रहा है। तो पहले जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के मुताबिक कंज्यूमर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स को फेवर करता है जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो और सस्ती हो। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी तो हाई प्रोडक्शन होती थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, उनकी कॉस्ट लो होती थी, मास डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट अवेलेबल होती थी और उसकी जो कॉस्ट थी, प्राइस वगैरह थी, वो भी कम होती थी। उसके बाद आया फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर फोकस था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसके मुताबिक कंज्यूमर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट को फेवर करेगा जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो और इनोवेटिव फीचर्स बहुत हो। प्रोडक्ट जो है जाहिर बात है रिलायबल भी हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो इम्प्रूवमेंट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होती थी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। अक्सर आपने सुना होगा लोग इस तरह की बात करते हैं कि पहले की जो प्रोडक्ट्स थी, पहले की जो चीज़ें थी वो काफ़ी रिलायबल होती थी, काफ़ी पायदार होती थी। तो उनमें से बहुत सी प्रोडक्ट्स असल में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी होती थी, इस वजह से भी। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो आया सेलिंग कॉन्सेप्ट का। जब सेलिंग कॉन्सेप्ट आया तो उसके मुताबिक कंज्यूमर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट खरीदेगा जहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग मेथड जो है उनका इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि जो अब फोकस होगा वो होगा सेलिंग के ऊपर, प्रमोशन एफर्ट्स के ऊपर। एग्रेसिव सेलिंग होगी, लार्ज स्केल सेलिंग होगी, प्रमोशन एफर्ट्स होगी, तब जाके प्रोडक्ट्स जो है वो बिकेंगी, जब सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद फिर जाके मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। सो मार्केटिंग के बारे में आपको ऊपर भी बताया जा चुका है। सो मार्केटिंग असल में एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वहाँ से स्टार्ट होता है कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करने से, कि कंज्यूमर की नीड क्या है। सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसकी नीड क्या है, और फिर उसके बाद नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोडक्ट को बनाया जाता है मार्केट रिसर्च के बेस के ऊपर। जो नीड आइडेंटिफाई की थी उसी बेस के ऊपर प्रोडक्ट को फिर बनाया जाता है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है इस तरीके से कि वो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो यही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसी की बुनियाद के ऊपर प्रोडक्ट बनाई जाए और फिर प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए ताकि कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। और फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये जब कॉन्सेप्ट आया तो इसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को एक बैलेंस रखना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी करना है, अपने प्रॉफिट भी अर्न करने हैं, और साथ में एक और चीज़ का इजाफा हो गया कि लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। यानी कि आप
कंपनी ने सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में और कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचना, बल्कि सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। यानी कि कंपनी को अब जो है कंपनी ने ऐसे कोई काम नहीं करना जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, जैसे कि पॉल्यूशन है, इस तरह की चीज़ों से भी कंपनी ने अवॉइड करना है। नाउ दी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? ओवरऑल प्रोसेस है बिल्ड करने का और मेंटेन करने का प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, डिलीवर करते हुए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन को। अब आज के दौर में जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए होती है जो कि मैनेज करता है कस्टमर रिलेशनशिप को। नाउ द कस्टमर परसीव वैल्यू। कस्टमर परसीव वैल्यू यानी कि कस्टमर क्या सोचता है, एक्चुअली कस्टमर जो है वो क्या सोचता है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो जाहिर बात है उसकी कॉस्ट पे करते हैं, पैसों की फॉर्म में भी पे करते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं और टाइम भी आपका जाहिर बात है लगता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप पे करते हैं। तो उसके बदले में जाहिर बात है आपको कुछ बेनिफिट चाहिए। जाहिर बात है जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देगी, तो उस बदले में आपने बेनिफिट हासिल करना है। सो अगर बेनिफिट और कॉस्ट जस्टिफाइड है, यानी कि जितनी आप कॉस्ट दे रहे हैं उसके बदले में आपको उतना ही बेनिफिट मिल रहा है, या फिर बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट वैल्यू वाली प्रोडक्ट है। सो द एक्सटेंट टू विच परसीव परफॉर्मेंस मैचेस अ बायर एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी जिस हद तक परसीव परफॉर्मेंस मैचेस करती है बायर की एक्सपेक्टेशन को, उसको कहा जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाउ द पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। So it involved working closely with partners in the company, other company departments. इसका मतलब इसमें शामिल होता है क्लोजली वर्क करना पार्टनर्स के साथ जो कि दूसरी कंपनी के डिपार्टमेंट में है, एंड आउटसाइड द कंपनी, टू जॉइंटली ब्रिंग टुगेदर, जॉइंटली यानी कि मिलकर, ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू कस्टमर, मिलकर लाना ग्रेटर वैल्यू कस्टमर के लिए। सो नाउ दी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब आपके सामने कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है कि पूरी जो लाइफ होती है कस्टमर की, उस पूरी लाइफ में कस्टमर कितना स्पेंड कर रहा है एक कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर, उसको कहा जाएगा। कितनी परचेज करता है वो एक कंपनी की प्रोडक्ट पूरी की पूरी अपनी लाइफ में, उसको कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि एक फीमेल है जो कि लिपस्टिक रेगुलरली यूज़ करती है, वो लिपस्टिक की कस्टमर है कंपनी की, एक कंपनी की। सो जो लिपस्टिक की जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है, और वो लिपस्टिक जो है वो चलती है 1 मंथ के लिए। सपोज के वो उस कस्टमर ने 10 ईयर्स के लिए लिपस्टिक यूज़ करनी है, और साल के अंदर जाहिर बात है 12 लिपस्टिक यूज परचेज करनी है, क्योंकि जाहिर बात है 1 मंथ, 1 महीने की ड्यूरेशन है उसकी लिपस्टिक की जो चलने की ड्यूरेशन है। सो इस हिसाब से उस कस्टमर की जो स्पेंडिंग होगी एक साल की, वो होगी 6000 की। 500 की लिपस्टिक है और साल में 12 बार खरीदनी है, 12 टाइम खरीदनी है। सो 6000 की तो 1 ईयर की स्पेंडिंग हो गई, और अगर 10 ईयर्स तक खरीदनी है लिपस्टिक उस कस्टमर ने, जो कि एक एस्टिमेट है कि 10 ईयर्स तक उसने खरीदनी है, सो वो एस्टिमेट बन जाएगा 60,000 का। सो उस कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू होगी वो 60,000 है। हालांकि वैसे तो उसने 500 की लिपस्टिक खरीदनी है। नॉर्मली देखा जाए तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो उस कस्टमर ने सिर्फ 500 की लिपस्टिक खरीदी है, लेकिन लाइफ टाइम वैल्यू के हिसाब से तो उस कस्टमर की जो वैल्यू बन रही है वो 60,000 की वैल्यू बन रही है। सो इस तरीके से कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यही होता है कि 1 टाइम परचेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे, बल्कि लाइफ टाइम वैल्यू देखी जाती है कस्टमर की। नाउ दी शेयर ऑफ कस्टमर। शेयर ऑफ कस्टमर क्या है? पोर्शन है कस्टमर परचेजिंग का जो कि कंपनी हासिल करती है इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसे कि कस्टमर जो है वो एग्जाम्पल दी गई कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होता है एक पार्टिकुलर ब्रांड से, और उस ब्रांड की वो ब्रेड खरीदता है, मिल्क खरीदता है, बन खरीदता है और
बिस्किट वगैरह ख़रीदता है। सो जो कस्टमर स्पेंड करता है उन तमाम प्रोडक्ट पे उस पार्टिकुलर ब्रांड की, उसको कहा जाएगा शेयर ऑफ कस्टमर। उसके बाद आया था फिर कस्टमर इक्विटी का कॉन्सेप्ट। अब कस्टमर इक्विटी क्या है? टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। जितने भी कंपनी के कस्टमर्स होते हैं उन तमाम का कंबाइंड जो लाइफ टाइम वैल्यू होती है वो कस्टमर इक्विटी होती है। और ये एक कस्टमर की नहीं होती बल्कि टोटल कंबाइंड कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को हम कहते हैं कस्टमर्स इक्विटी। उसके बाद आया था कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग। अब कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग डिस्क्राइब करती है एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच को, जिसका मकसद ये होता है कि मैक्सिमाइज करना एवरी अपॉर्चुनिटी ताकि इंगेज किया जा सके कस्टमर को इस तरीके से कि वो ख़रीदना चाहें। और उसके बाद आया था फिर कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग। आज के दौर में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है। ये एक ऐसी अफोर्डेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि यूज़ करती है कस्टमर क्रिएटेड मटेरियल को और फीडबैक को। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को इनवाइट किया जाता है कि वो डेवलप करे कंटेंट कस्टमर कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन के लिए। और ये काम ज़्यादा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर होता है। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं ज़्यादा तौर पे वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कंपनीज के जो पेजेस होते हैं वहाँ पे इनवाइट किया जाता है कस्टमर्स को, वो डेवलप करें कंटेंट और उसमें कस्टमर्स को इनाम भी दिया जाता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये तमाम जो है वो कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग कहलाई जाती है। उसके बाद है फिर डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज का दौर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही दौर है और सोशल मीडिया मार्केटिंग उसी की एक ब्रांच है। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तमाम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, मोबाइल एड्स है, ऐप्स है, ऑनलाइन वीडियोस है, ईमेल्स है, ब्लॉग्स है। ये तमाम चीज़ें इंगेज करती हैं कस्टमर को पूरी दुनिया से और किसी भी वक्त इंगेज कर सकती हैं और डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। नाउ दी थीम नंबर 2 जिसका टाइटल है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को, जो कि रिलेटेड होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज से। माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों शामिल होते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है तमाम वो माइक्रो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी को, डिसीजन मेकिंग को और परफॉर्मेंस को। और इसके अंदर शामिल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन खुद शामिल है, सप्लायर्स शामिल है, इंटरमीडिएरीज शामिल है, कॉम्पिटिटर्स शामिल है, कस्टमर्स शामिल है और पब्लिक शामिल है। अब एक एक करके इन तमाम को देखते हैं। कंपनी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइनिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव की डिज़ाइनिंग के अंदर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? क्लोज कोऑर्डिनेशन रखते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, इसलिए ताकि वो अपने गोल को सही तरह से अचीव कर सकें। अगर वो क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो अपने गोल्स को सही तरह से अचीव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आते हैं सप्लायर्स। इनके नाम से पता चल रहा है कि ये सप्लाई करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल है या इक्विपमेंट वगैरह है। उसके बाद आते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। ये दरमियाने लोग होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट को एंड यूजर्स तक। अगर ये कोऑपरेटिव और सपोर्टिव ना हो तो कंपनी जो है वो अपनी वैल्यू को डिलीवर नहीं कर पाएगी। और इनमें जो लोग शामिल होते हैं वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर वगैरह शामिल होते हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स राइवल भी होते हैं और इंस्पायरर भी होते हैं। कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो वही चीज़ करना चाहते हैं जो कंपनी करना चाह रही है। जो एक कंपनी करना चाह रही है तो उसका कॉम्पिटिटर भी वही करना चाह रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी अपने कस्टमर को बेचना चाह रही है वैसे ही प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर भी बेचना चाहते हैं। उनको कॉम्पिटिटर्स कहते हैं। और ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स अगर होते हैं मार्केट में तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी अपनी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस को घटा देती है ताकि ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल कर सके, ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट वो सेल कर सके। और एक तरफ ये इंस्पायरर भी होते हैं। इंस्पायरर इस तरीके से होते हैं, इनसे इंस्पायरेशन मिलती है। जब ये कोई नई चीज़ लेकर आते हैं या कोई नई चीज़ करते हैं तो इनको देख कर कंपनी जो है वो इंस्पायरेशन भी हासिल करती है और इंस्पायरेशन हासिल करने से ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती है। उसके बाद आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स जाहिर बात है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, और ये वही लोग होते हैं जाहिर बात है जो बाय करते हैं गुड्स या सर्विसेज को अपनी कंजम्पशन के अंदर। तो जाहिर बात है तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कस्टमर के इर्द गिर्द घूमती हैं और कस्टमर जो है वो किंग होता है। एक तरह से बिजनेस के अंदर उसको किंग कंसिडर किया जाता है और बिजनेस की जो सक्सेस होती है वो भी जाहिर बात है कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है काफ़ी हद तक। उसके बाद आते हैं फिर पब्लिक से मुराद कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका एक्चुअल या पॉसिबल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अचीव इट्स गोल,
जैसे कि अब इसमें जो पब्लिक्स आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल पब्लिक, मीडिया पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक, लोकल पब्लिक, जनरल पब्लिक या इंटरनल पब्लिक। सो फाइनेंशियल पब्लिक कौन सी होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क करती है फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर और इन्फ्लुएंस करती है कंपनी को फंडिंग, कंपनी की फंडिंग को, जैसे कि बैंक है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है, स्टॉक होल्डर्स है और भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आ जाती है मीडिया पब्लिक। अब आज का दौर जो है वो मीडिया का दौर है, मीडिया जो है वो मास एक्सपोजर देता है कंपनी की एक्टिविटीज़ को, और मीडिया कई सारे मीडिया हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया आज के दौर में काफ़ी कॉमन। उसके बाद आ जाती है गवर्नमेंट पब्लिक। ये प्रोटेक्टर होती है स्टेट्स पब्लिक इंटरेस्ट का, और ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है, और इसका काम ये होता है कि रेगुलेट करना बिजनेस को और केयरफुली वॉच करना कि बिजनेस जो ऑपरेट हो रहा है वो फॉलो करे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को। उसके बाद आ जाती है सिटीजन एक्शंस पब्लिक। सो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सोसाइटी के अंदर जो कि वर्क करती है डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटी के लिए। इनका काम होता है कि वर्क करना डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटी के लिए ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये मोस्टली वर्क करते हैं वॉलंटरीली तौर पे। उसके बाद आई थी लोकल पब्लिक। सो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है किसी लोकेलिटी में या फिर किसी एरिया के अंदर। सो द नाइबरहुड रेजिडेंट जो है वो लोकल पब्लिक होती है। उसके बाद आई थी जनरल पब्लिक। सो जनरल कस्टमर का जो परसेप्शन या ओपिनियन जो है वो पोर्ट्रे करता है जनरल पब्लिक को, और एक अच्छी ब्रांड इमेज या परसेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। आखिर में जो पब्लिक आ जाती है वो है इंटरनल पब्लिक। इसके नाम से पता चल रहा है कि अंदर की पब्लिक है। सो इंटरनल पब्लिक जो है वो वाइटल रिसोर्स होती है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये एक्चुअली कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव, सप्लायर या स्टॉक होल्डर वगैरह ही होते हैं। सो नाउ दी मैक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट के बाद आपके पास मैक्रो एनवायरनमेंट है। सो मैक्रो एनवायरनमेंट से मुराद सेट ऑफ कंडीशन जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर होती हैं, ना कि किसी खास रीजन या सेक्टर के अंदर, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर होती हैं ये जो सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं। सो और ये जाहिर बात है एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, और जाहिर बात है ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करती है प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद आ जाता अच्छा, अब इसमें कई सारे जो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट है, इसमें कई सारे एनवायरनमेंट शामिल होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है। सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है, डेमोग्राफिक की अगर हम बात करें, सो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, और कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन को, जैसे कि एज है, रेस है यानी कि नस्ल, जेंडर, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, इन तमाम चीज़ों के बुनियाद के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना जो है वो डेमोग्राफिक कहलाता है। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से मुराद तमाम एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग हैबिट्स को कंज्यूमर के और बिजनेस के, और लिहाजा वो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी कंपनी की। उसके बाद आया था फिर नेचुरल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे अगर नेचुरल रिसोर्सेज कंसर्न है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो फिर तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल हासिल होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, उसके अंदर शॉर्टेज जो है वो देखने में आ रही है, स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर, गैस और ऑयल है। और इसके अलावा पॉल्यूशन के अंदर इजाफा हो रहा है जो कि नेचुरल डिज़ास्टर का एक फैक्टर है। सो शॉर्टेज होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है, इन इश्यूज़ के अंदर मुदाखलत करती है, और कुछ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज जो है वो बनाती है। सो एक बिजनेस पर्सन को या फिर मार्केटर को एक रिकॉर्ड रखना चाहिए जो भी ट्रेंड हो नेचुरल एनवायरनमेंट का उसका। उसके बाद आ जाता है फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो इसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट होना टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर जो कि अफेक्ट करती है बिजनेस को न्यू इन्वेंशन ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए, या फिर दूसरी जो इम्प्रूवमेंट होती है टेक्निक्स के अंदर जिसके ज़रिए परफॉर्म किया जाता है वर्क फॉर्स। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। सो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट भी जाहिर बात है बिजनेस को अफेक्ट करता है, और पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है उससे पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट होता है बिजनेस। सो कंपनीज को लाजमी जो है वो जानना चाहिए का कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उससे असर पड़ता है कंपनी के ऊपर। और इसी तरह से लीगल एनवायरनमेंट को भी जानना चाहिए, जो भी लॉज है उन तमाम चीज़ों को।
और उसके बाद आया था फिर कल्चर। सो कल्चर जारी बात है एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, और हर कंट्री का जो कल्चर होता है जारी बात है वो डिफरेंट होता है। इवन के अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी, सो एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी डिफरेंट कल्चर होता है। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो अलग है, और जो चाइना का कल्चर है वो अलग है। सो एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर भी डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और फिर अगर कॉन्टिनेंट चेंज होता है तो फिर तो और भी ज़्यादा कल्चर के अंदर डिफरेंस आ जाता है। और कल्चर से ही लोगों की जो बाइंग हैबिट्स हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान में वेजिटेरियन फूड ज़ाहिर बात है भी खाते हैं लोग, और जो नॉन वेज है वो भी खाते हैं। लेकिन अब इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं, नॉन वेज वहाँ बहुत कम खाया जाता है। सो इस तरह से अब कोई भी अगर रेस्टोरेंट खुलता है सो पाकिस्तान के अंदर नॉन वेज फूड जो है ज़ाहिर बात है उसको अगर ऑफ़र करता है तो काफ़ी सेल हो सकती है। लेकिन अगर इंडिया में नॉन वेज फूड ऑफ़र किया जाएगा तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल नहीं होगी। सो मार्केटर्स को और बिजनेस पर्सन को कल्चर को लाजमी जो है वो देखना होता है जब भी कोई वो बिजनेस स्टार्ट करें किसी भी कंट्री के अंदर। सो ये हुई थीम नंबर 2 कंप्लीट। नाउ द थीम नंबर 3 जो कि लास्ट थीम है आज की इस वीडियो की, इसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सर्विंग कस्टमर्स प्रॉफिटेबली। मार्केटिंग क्या है? कस्टमर्स को सर्व करना प्रॉफिट के साथ। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है थीम 1 में अच्छी तरह से कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग के अंदर कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है, सर्व किया जाता है, और कंपनी प्रॉफिट भी अर्न करती है। नाउ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? अगर आपने मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ लिया है या पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी डिटेल आएगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल की प्लानिंग होती है जिसको टॉप मैनेजमेंट करती है। ये ब्रॉड लेवल के ऊपर होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए डेवलप किया जाता है और मेंटेन किया जाता है स्ट्रेटेजिक फिट को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के दरमियान और उसकी कैपेबिलिटीज़ और जो भी उसका चेंजिंग इन्वायरमेंट है, चेंजिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि मार्केटिंग इन्वायरमेंट चेंज होता है। सो पर्पस जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वो ये होता है कि सेट किया जाए ओवरऑल गोल जो है बिजनेस के लिए, और साथ में एक प्लान डेवलप किया जाए ताकि उनको अचीव किया जा सके। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जो हिस्से हैं उसमें एनवायरमेंट एनालिसिस है, इंटरनल एनालिसिस है, विजन है, मिशन है और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है व्हाट सराउंड्स और द ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट। सो सराउंडिंग जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान के आसपास या फिर मार्केट के आसपास, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरमेंटल एनालिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस जो कि आउटसाइड मार्केटिंग होती है। सो एक्टर्स होते हैं इसमें सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल होते हैं, फैक्टर्स में पब्लिक शामिल है, फोर्सेस के अंदर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फोर्सेस वगैरह शामिल होती है। अब कुछ टूल्स हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस के, जैसे कि पेस्टल है और स्टेपल है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नाउ द इंटरनल एनालिसिस। अब इसके नाम से पता चल रहा है इंटरनल की बात की जा रही है तो अंदरूनी चीज़ है। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर स्टडी किया जाता है फैक्टर्स, एक्टर्स और फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। सो इंटरनल एनालिसिस जो है वो ऐसे फैक्टर्स को देखता है जो कि बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। नाउ दी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो पोर्टफोलियो के बारे में लिखा गया है मींस बास्केट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड। पोर्टफोलियो का मतलब बास्केट होना गुड्स और सर्विस की जो कि ऑफर किया जाता है। सो पोर्टफोलियो जो है कलेक्शन है उन तमाम गुड्स या सर्विसेज की जो कंपनी ऑफर करती है। सो यूजुअली मार्केटिंग के अंदर हम फॉलो करते हैं ट्रेंड को कि कौन सी हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रेंथ है और कौन सी जो है वो वीकनेस है। रिजल्ट जो आता है इंटरनल एनालिसिस का वो स्ट्रेंथ और वीकनेस में आता है, क्योंकि स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों इंटरनल होती है। नाउ दी विजन। अब विजन क्या है? विजन जो है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। विजन जो है एक पिक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर की। ये आउटलाइन करती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है। उसके बाद आ जाता है मिशन। मिशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। मिशन जो है वो कोर पर्पस होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कंपनी का। नाउ द बिजनेस पोर्टफोलियो। सो बिजनेस पोर्टफोलियो जो है वो कलेक्शन होता है बिजनेसेस का और प्रोडक्ट्स का, डेट मेकअप दी कंपनी। उसके बाद आया था स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है? एक यूनिट होता है एक कंपनी का जिसका
सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि सेपरेटली प्लान कर सकते हैं कंपनी के दूसरे बिजनेसेस से। असल में ये एक ऑटोनोमस किस्म का डिवीजन होता है एक बड़ी कंपनी का, जो कि ऑपरेट करता है एक इंडिपेंडेंट इंटरप्राइज के तौर पे। कंपनी का ही एक हिस्सा होता है लेकिन एक इंडिपेंडेंट इंटरप्राइज के तौर पे ये ऑपरेट करता है, और इसी वजह से इसका सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। नाउ दी BCG मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, ये एक टूल है पोर्टफोलियो एनालिसिस का। जब कंपनी के अंदर जाहिर बात है कई सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, सो एनालिसिस किया जाता है और इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पता चलता है कि एक प्रोडक्ट का रिलेटिवली मार्केट शेयर कितना है और कितनी मार्केट ग्रोथ है। तो 4 तरह की प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। अगर जो प्रोडक्ट स्टार की कैटेगरी में फॉल करती है तो उसका हाई मार्केट ग्रोथ रेट होता है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी उसका हाई होता है। और अगर एक प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में फॉल करती है तो उसका लो रिलेटिव मार्केट शेयर होता है लेकिन हाई मार्केट ग्रोथ रेट होता है। और अगर कैश काउ की कैटेगरी में प्रोडक्ट फॉल करती है तो उसका रिलेटिव मार्केट शेयर तो हाई होता है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट उसका लो होता है। और अगर डॉग की कैटेगरी में फॉल करती है तो दोनों ही चीज़ें लो होती है, रिलेटिव मार्केट शेयर भी और मार्केट ग्रोथ रेट भी। नाउ द प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, ये जो टूल है ये ऐसा टूल है जिसको बिजनेस यूज करते हैं ताकि डेवलप कर सकें एक ग्रोथ स्ट्रेटजी को। इसमें 4 चीज़ें हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर ऑफर किया जाता है, उसकी सेल्स वगैरह को बढ़ाया जाता है। और दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स लाई जाती हैं एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। और फिर मार्केट डेवलपमेंट होती है जहाँ पर न्यू मार्केट्स के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लाई जाती हैं। और डाइवर्सिफिकेशन होती है जब नई प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। नाउ दी वैल्यू चेन। वैल्यू चेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है फुल चेन जो है बिजनेस एक्टिविटी को इन दी क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। और उसके बाद है फिर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क जो है उसके अंदर कंपनी शामिल है, सप्लाई शामिल है, डिस्ट्रीब्यूटर शामिल है और अल्टीमेटली कस्टमर्स शामिल हैं जो कि एक दूसरे के पार्टनर होते हैं ताकि इंप्रूव कर सकें परफॉर्मेंस जो है वो इंटायर सिस्टम की। नाउ दी मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को जो है पूरी की पूरी जो मार्केट होती है उसको डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है ग्रुप ऑफ बायर के अंदर। ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, बायर के ग्रुप्स बना लिए जाते हैं उनकी नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को देखकर। और जितने भी जाहिर बात है ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स के अंदर जितने भी बायर वगैरह होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं या नीड्स होती हैं या बिहेवियर होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो सेम होते हैं। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ग्रुप में अगर तोड़ दिया जाएगा मार्केट्स को तो जाहिर बात है वो ज़्यादा मैनेजेबल होगा। पूरी की पूरी मार्केट को मैनेज करना आसान नहीं होता है, बल्कि ग्रुप्स में अगर उसको तोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादा कंपनी जो है वो ईजिली उसको मैनेज कर सकती है उन ग्रुप्स को। और उसके बाद जब ग्रुप्स में तोड़ दिया जाता है तो उसके बाद फिर टारगेटिंग की जाती है। अब टारगेटिंग के अंदर क्या किया जाता है कि इवेल्युएट किया जाता है जितने भी मार्केट के जो सेगमेंट्स हैं जो तोड़ा गया है मार्केट को, उनकी अट्रैक्टिवनेस को, और फिर साथ में एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को एंटर होने के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। नाउ दी मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मार्केट पोजीशनिंग से मुराद वो एबिलिटी जिसके ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जाता है कंज्यूमर के परसेप्शन को एक ब्रांड के बारे में या फिर प्रोडक्ट के बारे में रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद है फिर मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, कॉम्बिनेशन है 4 पीस का, प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्रमोशन का और प्लेस का। नाउ इन द लास्ट वी हैव शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस एक बेसिक टॉपिक है और ये भी ऐसा टॉपिक है जो आपको मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। शॉर्ट एनालिसिस में 4 चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एक्सटर्नल होती है। स्ट्रेंथ जो है वो इंटरनल कैपेबिलिटीज़ होती हैं और स्ट्रेंथ जो है वो मदद करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपना गोल जो है, अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर सके। जबकि वीकनेसेस जो है जाहिर बात है लिमिटेशंस होती हैं और इंटरनल लिमिटेशंस होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कोई इंटरनल लिमिटेशन होती है, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो कोई ना कोई उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और ये लिमिटेशन फिर जाहिर बात है इंटरफेयर करती है जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज़, ये एक्सटर्नल होती है, उसको बाहर से मिलती है जाहिर बात है,
और ये उसके लिए सारी बातें फ़ायदेमंद होती है, उसके लिए एडवांटेज होती है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती है अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद है फिर थ्रेट्स जाहिर बात है ये एक्सटर्नल होते हैं, और जाहिर बात है ये ख़तरा होता है और ये चैलेंज करता है कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो ये हुई थीम नंबर 3 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।